स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीआईसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला नए सिरे से लेकर चलेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस सेशन, ठीक, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे क्या है प्रैक्टिस सेशन 1। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के बाद हमारा रेगुलर 1 बाई 1 यानी एक दिन के गैप के अंतराल पर आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी आई है यूपी में आरओ के लिए और वनडे सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहता है, उसकी नियुक्ति के लिए बात की जा रही है, तो उसको कम से कम कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस या अनुभव की ज़रूरत होती है। तो इसमें दिया है 10 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल, है ना। तो देखिए जो उस व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने के लिए योग्यता रखता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या फिर किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, है ना। ये उसकी क्या हो गई, योग्यताएं हो गई। तो इसमें दिया है 10 साल, है ना। तो उसको उच्च न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए, तो उसको कम से कम 10 साल तक अभ्यास होना चाहिए। अगर 10 साल तक अभ्यास किया है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, है ना। किस 10वीं अनुसूची को किसके द्वारा शामिल किया गया, तो वो ऑप्शन दिया है 49वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन और 47वें संविधान संशोधन। तो ये बात हमें ध्यान देना होगा। 2 चीज़ें इसमें हम जान लेते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची है क्या, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है वो दल बदल से संबंधित है, ठीक। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है, दिया है किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है ना। तो देखिए किसी भी राज्यपाल को या किसी प्रदेश के राज्यपाल को हटाने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर का कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है, ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में निहित है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्या है,
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन सा संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, है ना? तो देखिए 38वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो संपत्ति के अधिकार को, जो पहले हमारा संपत्ति का अधिकार था जब संविधान बना, उस समय हमारा क्या था? मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में कर दिया गया, है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। और 44वें संविधान संशोधन हुआ कब? तो 1978 में हुआ और इसी संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में कर दिया गया। क्लियर? चलिए आगे। क्या है 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से नागरिकों को कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, है ना? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, सरकार का सम्मान करना। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें बताना है ये कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन सरकार का सम्मान करना ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना? यानी कि ये जो 4 राज्य दिए गए हैं, इनको इनके स्थापना के आधार पर क्या करना है? सही क्रम में करना है। ठीक, क्या दिया है पहले? महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, है ना? और केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, ये क्रम है होने का। ठीक, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो पहले केरल हुआ है, महाराष्ट्र हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ है, फिर उसके बाद मणिपुर का स्थापना हुआ है। क्लियर? आगे क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के विचार का समर्थन किया? ठीक, तो देखिए, जो मौलिक अधिकार के विचारों को शामिल करने का समर्थन दिया था वो साइमन कमीशन 1927 ऑप्शन में है, नेहरू समिति रिपोर्ट 1928, स्वराज सिंह समिति 1895, संवैधानिक प्रस्तावों पर सप्रू समिति की रिपोर्ट 1945। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से हमें ये बताना है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो संवैधानिक प्रस्ताव पर सप्रू समिति रिपोर्ट 1945 थी, इसी के द्वारा मौलिक अधिकारों को शामिल करने का विचार दिया गया था। आगे देखते हैं। क्या है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है ना? तो देखिए, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
स्पीकर, है ना। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो देखिए अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या उसके द्वारा अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए, है ना। निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए। पहला क्या है? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया गया था। ठीक। फिर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 32 किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने की शक्ति देता है। क्लियर? नेक्स्ट सी में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 17 से 24 को पूर्ण अधिकार कहा जाता है। उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन जो है हमारा ए है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की समिति ने मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप दिया था। ये गलत है, ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया समिति था। ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? आगे देखते हैं। सही है। देखिए और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है ना। यानी कि भारत का लेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किस समिति को क्या करता है? अपना सलाह दे सकता है ना। तो क्या है ऑप्शन में? प्राक्कलन समिति, वेतन भत्ते की संयुक्त समिति, सार्वजनिक समिति और लाभ के पद पर संयुक्त समिति। बताइए इसमें से किसको दे सकती है? तो जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो जो वेतन और भत्ते की संयुक्त समिति को सलाह दे सकती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, थोड़ा सा हम बता दें आपको। ये क्या है? ये अनुच्छेद 148 से 151 तक में उल्लेखित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारा भारतीय संविधान में कितनी बार आया है, इसके बारे में बताइए। क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो इसको हम क्या कहेंगे? कितनी बार आया है? देखिए ये हमारा आया है 3 बार, है ना। क्लियर हो गया? कितनी बार आया है? 3 बार। चलिए आगे क्या है?
जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, है ना। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, पहली बात तो क्रिप्स मिशन भारत आया कब, है ना। तो हम जान लेते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक, अब बताइए, रॉबर्ट हूवर, हैरी एस ट्रूमैन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या काल्विन कुलीज, इनमें से कौन है। तो देखिए, जब क्रिप्स मिशन आया उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, है ना। अब देखिए, अब हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या देखते हैं, साइंस में भी हमारा लगभग में 10 से 15 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए। दिया है कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, है ना। तो कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 या फिर 4, है ना। तो देखिए, कोसा में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्या क्या प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है, उसमें 4 ऑप्शन है कि यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्टार्च का पाचन, लोहे को जंग लगना, फलों का पकना या लकड़ी का जलना, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या कहलाती है या क्या होती है, तो लकड़ी का जलना, है ना। इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च के बारे में तो जानते ही हैं, क्या होता है लाल मिर्च, जिसको हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं। ठीक, तो किस कारण से वो तीखी होती है, उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है रिसिन, कैप्सेसिन, एरिकोलिन और कैफियाल। तो क्या हो जाएगा आंसर, कैप्सेसिन। हाँ, जो लाल मिर्च होता है उसमें कैप्सेसिन पाया जाता है, जिसके कारण से उसका स्वाद तीखापन होता है। क्लियर, आगे। क्या दिया है क्वेश्चन, लौह का अंश सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, यानी कि जो लोहा है, आयरन की अधिकता किस में होती है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, सेव में होती है, अंडों में होती है, हरी सब्जियों में होती है या फिर दूध में होती है। तो इन चारों में देखा जाए तो हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है। चुकंदर जानते हैं ना, चुकंदर के बारे में जो सलजम टाइप होता है उसकी बात हो रही है। पत्ती से, जड़ से, तने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुकंदर के जड़ से शक्कर प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या है,
क्वेश्चन दिया है, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होता है? शकरकंद से, आलू से, कुचला से या चुकंदर से, है ना। ये मतलब कि क्या चीज़ है जिससे गन्ने, शक्कर जो होता है गन्ने के अतिरिक्त भी पाया जाता है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, किस में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो डी दिया है चुकंदर, इसी चुकंदर से गन्ने के अतिरिक्त शक्कर की प्राप्ति की जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं क्या है। निम्न में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? निम्न में से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? पैरामीशियम कार्डेटम में, अमीबा प्रोटियस में, या यूग्लिना विरिडियस में, या लिस्मेनिया डोनोवनाई में। तो क्या हो जाएगा, यानी कि किस में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैरामीशियम कार्डेटम में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में जो है क्या होता है, फलों में अधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है। आगे देखते हैं क्या है। दिया है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं, यानी कि वह कौन से लवण होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक, या कठोर बनाते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन में। ठीक, देखिए कहाँ गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या उपर्युक्त सभी। बताइए जल्दी से जल्द कौन सा होगा? 23 नंबर का 4 ऑप्शन दिया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, पहला ऑप्शन दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, दूसरा दिया है सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, तीसरा दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट या उपर्युक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है ना। तो ध्यान दीजिए, बताइए किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। दिया है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। किसकी कमी से होती है? ध्यान दीजिए, विटामिन सी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। विटामिन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है?
यानी कशेरुकी की बात कर रहा है कि इसमें किसका मुख्यतः पाचन होता है। ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का या उपर्युक्त सभी का। तो देखिए कशेरुकियों में के आमाशय में जो होता है प्रोटीन्स का पाचन होता है। क्लियर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य क्या है, घ्राण ज्ञान, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, श्वसन दर का नियंत्रण या चिंतन केंद्र। तो देखिए जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है उसका क्या जो कार्य होता है वो चिंतन केंद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चीज और है इसमें, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक, एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक। इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कार्य क्या है, चिंतन केंद्र है, तो वैसे सेरिब्रेलम का क्या कार्य है कि हमारा जो सोचने समझने या याद करने की जो क्षमता होती है वो सेरिब्रेलम के कारण होती है। याददाश्त कह सकते हैं कि ये याददाश्त के लिए जानी जाती है। और सेरिबेलम जो होता है ये क्रियाओं को जो हम अनुभव करते हैं, किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, सोचते हैं, वो किसके द्वारा होता है, तो वो सेरिबेलम के माध्यम से होता है। चिंतन का कार्य जो प्रमस्तिष्क का गोलार्ध कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए 27 नंबर में देखिए क्या है, पढ़िए। चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं, चेचक के शरीर में टीके से क्या पहुंचाते हैं, अन्य जंतुओं के शरीर में बने एंटीबॉडी, प्रभावहीन संबंधी बीजाणु या एंटीबॉडी युक्त श्वेत रुधिराणु या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रभावहीन संबंधित बीजाणु। यानी कि भाई अगर कोई चीज जो चेचक के टीके से शरीर में पहुंचाते हैं, अगर कोई भी टीका लगाया जाता है तो हम उसको इसलिए लगाते हैं कि जो जीवाणु के द्वारा हो रहा है, बीजाणु के द्वारा जो रोग हो रहा है वो प्रभावहीन हो, यानी कि उसका प्रभाव शरीर पर न पड़े। ठीक, इसलिए प्रभावहीन संबंधित बीजाणु। आगे देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या है ऑप्शन में, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्या है, मानव के में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। क्लियर, क्वेश्चन है मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ऑप्शन दिया है शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, पिता के लिंग,
गुणसूत्रों से या माता के लिंग गुणसूत्रों से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है लिंग का निर्धारण वो हमेशा पिता के लिंग गुणसूत्रों से ही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? ठीक, क्लियर? क्या दिया है ऑप्शन में? बी, ओ, ए बी या ए प्लस समूह, है ना। बी पॉजिटिव, इसका मतलब बी प्लस समूह का मतलब बी पॉजिटिव, ए प्लस का मतलब ए पॉजिटिव, ओ समूह या ए बी समूह। तो कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट। तो जो हमारा ओ है ये क्या हो जाएगा? सर्वदाता इसको कहते हैं, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो है वो किसी से ब्लड ले सकता है, इसको सर्वग्राही कहते हैं। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी आंसर सही, तो ओ हो जाएगा, यानी कि आंसर बी क्लियर हो जाएगा कि ये सर्वदाता है। ठीक, और ए बी जो है हमारा सर्वग्राहता है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है ना? देखिए ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक, है ना। तो जो हमारे देश में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है ना। अगर इसको हम परसेंटेज के मामले में देखें विश्व में, तो विश्व के जितने भी देश हैं उसका अकेले 15% कॉफी उत्पादित हमारे कर्नाटक में होता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक टाइपिंग में। क्या कह रहा है? भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, है ना। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ बताइए? 27 अक्टूबर 2007, 28 अक्टूबर 2007, 22 अक्टूबर 2007 या 23 अक्टूबर 2007। तो कब हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को पहला लॉन्च हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है लूनी नदी कहाँ खत्म होती है, यानी कि जो लूनी नदी है वो कहाँ पे समाप्त होती है। ठीक, साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में या अरब सागर में या माउंट आबू में। तो ये जो होगा कच्छ के रण में समाप्त होती है या वहाँ जाकर के इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दिया है तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ना। तब इसमें देखिए पहले इसका आंसर जान लीजिए, इसमें एक दो क्वेश्चन और उठ रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, क्या है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या साबरमती नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कृष्णा नदी, है ना। जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दो चीज इसमें ये आ रहा है कि क्वेश्चन ये तो बस दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की नदी है।
कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दे, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर बना है। क्लियर? और किस राज्य में है, तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों राज्यों में बहती है। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। पैंतीस नंबर क्या कह रहा है, विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में स्थित है। जो विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल है, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। तो जो सिंधौल है, ये सिंधौल जो हमारा किस में है बताइए, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया नंबर 36 का। 36 में क्या दिया है देख लेते हैं। तुइरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तुइरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में क्या दिया है, मणिपुर, ए, बी मिजोरम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। किस में होगा, तो जो हमारा मिजोरम है उसमें है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सैंतीस नंबर का, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। यानी जो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र है वो किस स्थान पर है, लखनऊ, पुणे, वाराणसी या भोपाल। बताओ क्या है। तो देखिए ये जो हमारा वाराणसी है, वाराणसी में ही राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, रानीगंज कोयला मिथेन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो रानीगंज कोयला मिथेन क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक, क्लियर हो गया। ऑप्शन में दे दिया झारखंड, बिहार, उड़ीसा, लेकिन हमारा आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं, है ना। तो देखिए भारत में 2 सबसे बड़े राज्य कोयला उत्पादक के रूप में कौन है, तो ऑप्शन में दिया है हमारा झारखंड व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व उड़ीसा, बिहार व पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए हमारे जो देश में झारखंड और छत्तीसगढ़ है, ये 2 प्रदेश कोयले के लिए अग्रणी राज्य हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक, देखिए असम की बात हो रही है। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो अपने देश में कर्नाटक सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य है, लेकिन चाय की बात करें तो चाय जो हमारा होता है वो
असम में होता है। लेकिन यहाँ पर विश्व में प्रतिशत मात्रा पूछा है कि विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल असम राज्य उत्पादित करता है। पूरे भारत की बात नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात हुई है, वो है अपने देश का राज्य असम। तो कितना प्रतिशत करता है? 10%, 15%, 20% या 25%, है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 15% हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का देखते हैं क्या दिया है। दिया है निम्नलिखित में से अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान का क्या नाम है? तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक, क्या है? दक्षिण गंगोत्री व मैत्री, दक्षिण गंगोत्री मैत्री व हिमाद्री या मैत्री, है ना। ये 4 ऑप्शन है। ये हमारे समझ से आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ये आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री, यानी कि जो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान स्टेशन है उसका नाम दक्षिणी गंगोत्री व मैत्री है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है चमेराबाद किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ना। तो जो चमेराबाद है उसकी बात कर रहा है कि किस राज्य में है। ठीक, बताइए, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? बताओ किसमें है? हाँ बताओ। ठीक, जब तक नहीं बताओगे आगे नहीं जाएंगे। बताओ किसमें है? बताओ जल्दी बताओ। ठीक, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक, चमेराबाद। ठीक, अब हमारा आता है कौन सा नंबर का? 43 नंबर का। 43 नंबर में क्या है? भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? ठीक, कहाँ है? उज्जैन, भुवनेश्वर, हैदराबाद व पुरी। तो देखिए ये पुरी में मंदिर है या पुरी कहाँ है? हमारा उड़ीसा में है। ठीक है ना, ये पुरी से संबंधित है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दिया क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 8, है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 8। ठीक, चलिए अब यही पूछ दे कि सर्वाधिक सीमा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा जो है भारत की किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा की बात किया है। अगर देश की बात करता तो बांग्लादेश के साथ लगती और 7 मतलब देशों से भारत का मतलब कि बाउंड्री टच करता है। आगे 45 नंबर क्या कह रहा है? ठीक, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है?
राजेंद्र प्रसाद, बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण या शीलभद्र यागी। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 45 का बताइए। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जेम्स ऑगस्ट हिक्की को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? 46 में बताइए किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मीडिया के पिता, भारतीय प्रेस के पिता, भारतीय टेलीविजन के पिता या भारत में फोटोग्राफी की पथ प्रदर्शक। इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रेस के पिता। थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, पिता, है ना? ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दिया 1949, 1950, 1956, 1958। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? सी, है ना? यानी कि 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था और प्रथम राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन नीचे चला गया है। क्या है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल के नेताओं को एकीकृत करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? है ना? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 4 ऑप्शन ये दिया है। क्या है ऑप्शन? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सी में एनी बेसेंट, डी में महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा सही आंसर? तो है एनी बेसेंट। क्लियर? एनी बेसेंट ने ही नरम दल और गरम दल को एक किया। अब मान लीजिए कभी पूछ दे कि ये अलग कब हुए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1960 के अधिवेशन में अलग हुए थे और मिले किसमें? 1916 के अधिवेशन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? भारत की बात नहीं कर रहा है, अमेरिका की बात कर रहा है कि अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मतलब स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, तिलक व गोखले, मैडम ब्लाउटस्की और ओलकोट। तो जो इसका आंसर हो जाएगा मैडम ब्लाउटस्की और ओलकोट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? यानी जो 1931 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन की हमारी श्रृंखला थी जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने बताया है इसको आपने सही से क्लियर किया होगा। अगर हमारा जो ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।